नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक, तो जैसे देखिए ये क्या है, मान लीजिए इक्वेशन ही तो है a1x प्लस b1y प्लस c1z। जब भी आपको पूछे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जब भी ये पूछे तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे इक्वेशन दिया हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, अब a1 की जगह पे कोई भी वैल्यू रह सकती है, b1 की जगह पे कोई भी वैल्यू, c1 की जगह पे कोई भी वैल्यू और d1 की जगह पे कोई भी वैल्यू रह सकती है, लेकिन x y z क्या है, कांस्टेंट है, ये यही रहेंगे। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन x y z इनकी जगह पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये यही रहेंगे। a1 की जगह पे 2 हो सकता है, b1 की जगह पे 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऐसे ये दिया है, मान लीजिए 3 हमको इक्वेशन दे दिए गए, ठीक, या 2 ही इक्वेशन दे दिए गए, लेकिन 3 ही हर जगह रहेंगे। अगर तीसरा ना दिया हो, मान लीजिए ये दे दिया 2a प्लस 3y इक्वल टू 4। पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बताती हूँ, इस टॉपिक को छोड़िए, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, जब हम अगर हमको a की वैल्यू चाहिए, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिक्स का तो उसमें a की वैल्यू दी रही है, तभी तो हम निकाल रहे हैं मॉड ए या एडजॉइंट ए या ए इनवर्स। अगर कोई वैल्यू ही ना दी हो, बस इक्वेशन दे दिया हो, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए ये है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन दे दी जाए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी a1 b1 c1 की जगह पे जो भी वैल्यू रहेगी आप इस क्रम में रखेंगे। ठीक, तो ऐसे हमको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, एक्स वाई जेड जो है ये x इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d1 d2 d3 b इक्वल टू, अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, उसके बाद समझ में आएंगी। जब भी हमें कहे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनकी वैल्यू निकाल देंगे। जो भी रहेगा a1 b1 c1 की जगह पे वो रखेंगे। मान लीजिए कि दे दिया हो a1 की जगह पे 2 दे दिया हो तो 2 हो जाएगा, b1 की जगह पे 3 दे दिया हो तो 3 हो जाएगा, c1 की जगह पे 4 दे दिया हो तो 4 हो जाएगा, a2 की जगह पे 6 दे दिया हो तो 6 हो जाएगा, b2 की जगह पे मान लीजिए 8 दे दिया तो 8 हो जाएगा, c2 की जगह पे 9 दे दिया तो 9 हो जाएगा, a3 की जगह मान लीजिए 1 दे दिया तो 1 हो जाएगा, b3 की जगह मान लीजिए 4 दे दिया तो 4 हो जाएगा, और c3 की जगह मान लीजिए कि, और एक और चीज़ मान लीजिए कि दे दिया ऐसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो अब इसमें तीसरे इक्वेशन में मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, a3 की वैल्यू तो 2 मिल जाएगी, ठीक, b3 की वैल्यू 3 मिल जाएगी, लेकिन c3 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे तो c3 दिया ही नहीं है, z वाला कोई पार्ट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब हम z3 को कर लेंगे 0, ठीक, ना दिया हो तो ये हो जाएगा। जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमसे पूछेगा, जब हमसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पूछेगा तो हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 पे d1 d2 d3 की वैल्यू भी रखेंगे, यानी कि ये पार्ट तो रखेंगे ही, उसके बाद d1 d2 d3 की वैल्यू भी हम रखेंगे। ठीक, d1 d2 d3 यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे d1 की जगह पे दे दिया हो 2, यहाँ पे 3 और ये मान लीजिए ये 4, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये साइन जरूर लगाएंगे, उसके बाद हम रख देंगे जो भी दिया हो d1 d2 d3 की वैल्यू। तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये निकाल लिए हम। अब मैं बता रही हूँ कि हम ये क्यों निकाल रहे थे। आप सोच रहे हो कि a x b इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों हम निकाल रहे हैं। तो अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये सब पूछेगा तो ये तो इस बेस पे है, लेकिन अगर हमसे कह दिया इक्वेशन, हमको 3 दे दिए इक्वेशन और कह दिया कि सॉल्व दिस इक्वेशन, और कह दिया कि सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो हम कैसे क्या करेंगे, उसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, a की वैल्यू की, x की वैल्यू की, b की वैल्यू की, क्योंकि इक्वेशन हमको दे देगा और कह देगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उसमें जब जो इक्वेशन दे दिया हो उस इक्वेशन से हमको एक्स वाई जेड जो ये हैं एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक, आगे क्वेश्चन में करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 7 और 5x प्लस 7y माइनस 3z इक्वल टू 8, फाइंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे, तो ऊपर हमने देखा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो जब भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए हमको। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा कौन सा a1 की वैल्यू है। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 क्या है, a1 की वैल्यू है, ये -3 क्या है, b1 की वैल्यू है, ये 5 क्या है, c1 की वैल्यू है, क्योंकि ऊपर कैसे इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z, तो इन्हीं की वैल्यू है ये।
तो ये हो गया A1 की वैल्यू, -3 हो गया B1 की वैल्यू और 5 हो गया C1 की वैल्यू। अब A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू -4 है। ऐसे ही ये A3 की वैल्यू 5 है, B3 की वैल्यू 7 है और C3 की वैल्यू -3 है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अब बच्चा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसमें क्या निकालना होता है? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और D1 D2 D3 हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू के इस साइड वाला पार्ट, क्योंकि इक्वेशन में देखिए D1 D2 D2 D3 क्या है? इक्वल टू के बाद वाला। ठीक, तो A1 B1 C1 ये सब तो हमको पता ही है, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। हमको D1 D2 D3 मालूम होना चाहिए। D1 क्या है? 6 है पहले में, D2 क्या है? 7 है और D3 क्या है? 8 है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो ये दिया है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन दे दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - 2y + 2z = 3, x + 2y + 3z = 5 और 2x - 4y - 5z = -13। ठीक, इसको सॉल्व करना है हमको, यानी कि इसमें x y z की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक, तो ये कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन दी हो तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या होगी? तो यही A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यही a की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें क्या क्या है? x y z यही तो है, तो ये x = x y z हो जाएगा। b = क्या हो जाएगा? D1 D2 D3। ठीक, a x और b की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम a की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पे -2 है B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू 2 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, B2 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू 3 है। इस इक्वेशन में A3 की वैल्यू 2 है, B3 की वैल्यू -4 है और C3 की वैल्यू -5 है। A की वैल्यू निकल गई, x = x y z ही रहेगा। अब इसमें हमको x y z ही की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, और b = क्या है? तो b = D1 D2 D3, यानी D1 = क्या है? 3, D2 5 है, D3 -13 है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा x = A 1 b। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए कि जब भी हमको इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसको सॉल्व करो, तो उसके कहने का मतलब यही रहेगा कि x y z की वैल्यू निकालो सॉल्व करके। तो हम कैसे x y z की वैल्यू निकालेंगे? x = A 1 b होता है। ठीक, A 1 हम निकालेंगे। अब A 1 निकालने तो आपको आता ही है, मैंने बताया है। A 1 निकालने के लिए पहले हम मॉड A निकालेंगे, मॉड A निकला। ठीक, मॉड A की वैल्यू आ गई -36। उसके बाद सारे एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, जिससे हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा और उसी में उस मैट्रिक्स का डैश जब हम निकाल देंगे तो हमको एडजॉइंट A मिलेगा। अब A 1 का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A। एडजॉइंट A निकाल दिया, अपॉन में मॉड A की वैल्यू रख दी, तो हमारा A 1 निकल गया। और कह रहा है कि x = A 1 b। तो हम जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? A 1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और b मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलेगा। x = क्या है? x y z है। मान लीजिए मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस माइनस जोड़ने घटाने के बाद हमको मान लीजिए ये -20 मिल गया, ये 30 मिल गया, ये 75 मिल गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अब x की वैल्यू हो जाएगी -20, y की वैल्यू हो जाएगी 30 और z की हो जाएगी 75। ठीक, अगर ऐसा कुछ आएगा, ये अपॉन में भी आ सकता है। मान लीजिए ये इतना आके आ गया आपका, ये इतना आके आ गया 5/3, 4/7 और ये आ गया 20। ठीक, x y z = ये आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 5/3, y की वैल्यू हो जाएगी 4/7 और z की वैल्यू हो जाएगी 20। तो इसको ऐसे ही करना है। इसमें ये ध्यान देना कि जब भी हमको इक्वेशन दी जाए और उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए, यानी कि x y z की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम x = A 1 b निकालेंगे। और x क्या है? तो x है x y z और A 1 हमको निकालने आता ही है। A 1 निकाल के b से मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसके बाद जो आएगा x y z की वैल्यू रहेंगी। ठीक, तो इसके और भी क्वेश्चन है, जैसे ये जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए x + 2y + 3z = 3। आप यहाँ से देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए कि हमको आ रहा है कि नहीं। तो अब चैप्टर 1 खत्म हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 2।